सिलेक्शन हुआ। जो ऑफलाइन बच्चे थे उन सब वो जानते भी हैं दोनों को। खुशबू की तो 42 रैंक आई थी बायोलॉजी में, और जो दूसरा बच्चा है कृष्णकांत, उसकी कल फाइनली 58 रैंक रही है बायोलॉजी में। तो मेरी तरफ से दोनों बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सबको, और हमें भी सेलेक्ट होना है। देखो बेटा, बार बार है ना, एक नेगेटिव थीम नहीं आनी चाहिए कि सर सीटें कम आई तो कोई बात नहीं, आने दो, हमें तो एक ही चाहिए ना, हमें तो एक ही चाहिए। और देखो अभी भी उसका हुआ, और उसने कहीं नहीं छोड़ा, चाहे कहीं भी कितनी ही सीट हो, कहीं किसी को नहीं छोड़ती, वो उसमें लेके आती है। तो इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को इतना स्ट्रांग कर लो, इतना स्ट्रांग कर लो कि अपन को कहीं दिक्कत नहीं आए। आज जो मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ वो वापस केमिकल काइनेटिक के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। बुकलेट में आपको कल दूंगा, उसमें करीबन 150 के आसपास क्वेश्चन है। तो 25-30 क्वेश्चन तो कल मैंने प्रीवियस ईयर में आए थे वो करा दिए, आज 30 क्वेश्चन मैं और आपको करा रहा हूँ। तो फिर उसके बाद जो बच गए 60-70 क्वेश्चन, उनको आप खुद करेंगे, और उसकी बुकलेट कल आपको मिल जाएगी, क्योंकि उसमें 1-2 क्वेश्चंस में एरर आ रही है। इसीलिए हर साल का रिकॉर्ड है 5 क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक में से आते हैं, जिनमें 3 क्वेश्चन तो बेसिक होते हैं। एक क्वेश्चन जो आता है वो आपके एक क्वेश्चन जो आता है वो एंजाइम कैटलिस्ट वाले से आता है, पक्का है, एंजाइम उत्प्रेरित से। और एक क्वेश्चन जो आता है अपना वो फोटोकेमिकल वाला जो चैप्टर है उससे आता है। यानी टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें 3 क्वेश्चन तो बेसिक होता है और 2 क्वेश्चन थोड़े से एडवांस लेवल के होते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन का तरीका देखो, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 2 है। संपर्क विधि द्वारा सल्फर ट्राईऑक्साइड के निर्माण में 2SO2 + O2 से बना 2SO3। यानी इन्होंने कहा है कि एक प्रोसेस होता है जिसको हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं, और डी ब्लॉक में हमने पढ़ा भी था कि जो संपर्क विधि है उसके द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के जो निर्माण की विधि होती है उसे संपर्क विधि कहते हैं, और उसके अंदर एक स्टेप आती है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाता है। अब वो कहता है कि अभिक्रिया की दर प्रदर्शित की गई है, यानी ये जो आपको अभिक्रिया दे रखी है इसकी दर प्रदर्शित की गई है -dO2/dt बराबर 2.5 × 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स 1 सेकेंड इनवर्स 1। मुझे ये पता चल गया कि इसके अंदर ऑक्सीजन के विलुप्त होने की दर दे रखी है। -dO2/dt का मतलब ऑक्सीजन के विलुप्त होने की दर, और क्वेश्चन के अंदर मुझसे पूछ रहा है कि SO2 के विलुप्त होने की दर क्या होगी। मुझे क्वेश्चन में ऑक्सीजन के विलुप्त होने की दर दे रखी है और आपसे SO2 के विलुप्त होने की दर पूछ रहा है, तो आप चाहें तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट ही कर सकते हैं। हमें यहाँ इक्वेशन में दिखाई भी दे रहा है कि SO2 के जो विलुप्त होने की दर होगी वो ऑक्सीजन के विलुप्त होने की दर की दुगनी होगी। तो अगर ऑक्सीजन के विलुप्त होने की दर 2.5 × 10⁻⁻4 है, तो SO2 के विलुप्त होने की दर 5 × 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स 1 सेकेंड इनवर्स 1 होगी। सर मैं ऐसे नहीं करना चाहता। अगर ऐसे नहीं करना चाहता तो फिर सीधा सा तरीका होता है, हमसे क्वेश्चन के अंदर O2 के विलुप्त होने की दर दे रखी है और आपसे SO2 के विलुप्त होने की दर पूछ रहा है। हमें क्वेश्चन के अंदर यह पूछा जा रहा है कि आप -dSO2/dt ज्ञात करें। आपसे यह पूछा जा रहा है कि -dSO2/dt ज्ञात करें। मैं आपको पहले ही बता चुका, जब हमें एक के विलुप्त होने या बनने की दर दे रखी हो और दूसरे के विलुप्त होने या बनने की दर पता लगानी हो, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले अभिक्रिया का वेग लिख लीजिए। इसके संदर्भ में SO2 के संदर्भ में जो अभिक्रिया का वेग आएगा वो आएगा 1/2 -dSO2/dt, और O2 के संदर्भ में विलुप्त होने का, O2 के संदर्भ में हमारा जो अभिक्रिया का वेग आएगा वो आएगा -dO2/dt। तो आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ क्वेश्चन के अंदर हमसे SO2 के विलुप्त होने की दर पूछी है, तो आप इसको 2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी ऑक्सीजन के विलुप्त होने की दर की दुगनी है SO2 के विलुप्त होने की दर। इसीलिए इसका जो आंसर है वो क्या गया, 5 × 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स 1 सेकेंड इनवर्स 1। बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं बेटा, वेरी गुड। ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए बेटा, इस साल के क्या, हर साल का एक ट्रेंड है, मुझे कहने में कोई दिक्कत भी नहीं होती कि आपको क्या करना है कि पहली बात, मैं ही वो सारी बुकलेट्स प्रोवाइड करूंगा जितने भी नीट लेवल पर 11th-12th के अंदर जो नामचीन कोचिंग है, जो नीट लेवल की है, उनके जो क्वेश्चंस हैं
वो आपको सारे आने चाहिए जो हमारे कोर्स से रिलेटेड है। आप ये मान के चलें, आज भी अपन बात करेंगे तो मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हूं, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जितनी भी जो वास्तव में नामचीन कोचिंग है जो नीट लेवल की है, उनकी जो बुकलेट है उसमें से ही मैक्सिमम हर साल चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो उसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये अपने दिमाग में तय रख लें, ठीक है। तो इसीलिए पहली बात तो मैं आपको प्रोवाइड वो सारी चीज़ करा ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा एडवांस मुझे पढ़ना है तो फिर आप नीट के बाद थोड़ा सा जो आईआईटी लेवल की बुकलेट्स हैं उनको कर सकते हैं, लेकिन वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ग्रेड लेवल तक नीट की बुकलेट आपको जरूर करनी है, वो मैं खुद दे रहा हूँ, उनको आप जरूर करें। अगला क्वेश्चन हमसे दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा एरो में मिस्टेक है, यहाँ 3/4 नहीं है, ये एक्चुअल में ये है 2N2, हाँ सही है। N2O5 से बना 2NO2 + ½ O2, ये आपको एक रिएक्शन दे रखी है। क्वेश्चन हमारे बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 5 है। N2O5 से बना 2NO2 और ½ O2 आपको दे रखा है। अब वो ये कह रहा है कि जहां N2O5 के विलुप्त होने की दर हो वहां आप लिखेंगे K1N25, जहां NO2 के बनने की दर हो वहां आप लिखेंगे K2N2O5, और जहां O2 के बनने की दर हो वहां आप लिखेंगे K3N2O5। फिर वो आपसे कह रहा है K1, K2 और K3 के अंदर क्या रिलेशन है। तो सीधी सी बात है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिख लीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन -d N2O5 बाई dt, ये भी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है, बराबर 1/2 प्लस DNO2 बाई dt, ये भी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है, बराबर आपको पता है ये रेसिप्रोकल में जाएगा, यानी 1/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2 प्लस DO2 बाय dt, ये भी हमारी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। अब वो ये कहता है कि आप -DN2O5 अपॉन dt की जगह क्या लिख दें, K1N2O5, कोई दिक्कत नहीं। ये तो कह रहा है वो क्वेश्चन में कि आप -DN2O5 बाई dt की जगह क्या लिख दें, K1N2O5 बराबर 1/2 प्लस DNO2 बाई dt की जगह आपको क्या लिखना है, K2N2O5 इक्वल टू 2, और प्लस DO2 बाई dt की जगह आपको क्या लिखना है, K3N2O5, यही लिखना है ना। N2O5 कैंसिल हो गए। अब मैं क्या करता हूं, मुझे आंसर को लाना है तो इस इक्वेशन को सबको ऊपर 2 से गुना कर लेता हूं, तो ये हो गया 2K1, ये 2 से 2 कट जाएगा तो K2, और ये 4, तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। आगे समझ में, वेरी गुड बेटा, परी बेटा बहुत बढ़िया। विपिन जल्दीबाजी नहीं करें, आराम से क्वेश्चन को करना है। माधवी बेटा वेरी गुड, और तरीका आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे ऐसे हमें वैल्यूज पुट करनी है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं सबको क्वेश्चन समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा टक्कर सिद्धांत पर है। याद करेंगे, हमने पढ़ा था कि जो टक्कर सिद्धांत है वो ये कहता है कि क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्कर होती है और प्रभावी टक्कर होनी चाहिए, तभी क्रियाकारक के अणु उत्पाद में बदलते हैं। हमने बात की थी कि टक्कर सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का वेग 2 बातों पर निर्भर करता है, एक तो टक्कर आवृत्ति पर निर्भर करता है, और दूसरा मैंने आपसे कहा था सक्रिय अणुओं के अंश पर निर्भर करता है, E - एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन RT। बाद में मैंने आपसे कहा था जब संशोधित टक्करवाद सिद्धांत आया तो उसने एक बात और जोड़ी कि अभिक्रिया का जो वेग है वो कहीं ना कहीं टक्कर के विन्यास पर भी निर्भर करता है। तो अभिक्रिया की दर के लिए टक्कर सिद्धांत के अनुसार कौन सी बात सही है कि क्रियाकारकों के मध्य सभी टक्कर रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी रिएक्टेंट क्रियाकारक के अणु जब आपस में टक्कर करते हैं तो क्या उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होती है, नहीं। अभिक्रिया की दर अणुओं के वेग के समानुपाती होती है, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा। सभी अभिक्रिया जो कि गैसीय प्रावस्था में होती है 0 कोटि की अभिक्रिया है, ऐसा तो कोई मापदंड है ही नहीं।
और चौथा, अभिक्रिया का दर जो आपकी कॉलिजन फ्रिक्वेंसी है, जो टक्कर आवृत्ति है, उसके सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है। बहुत बढ़िया विपिन बेटा, माधवी बेटा, परी बेटा, वेरी गुड, समझ में आ गया होगा, इसीलिए इसका आंसर 4 गया। अगला क्वेश्चन, एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है जिसके अंदर A से बना B। एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है जिसमें A से जब B बनता है तो उसकी सक्रियण ऊर्जा 15 किलो कैलोरी प्रति मोल है। इसका मतलब जब A से B बनता है तो अग्र अभिक्रिया दे रखी है और मुझे बता रखा है इसकी सक्रियण ऊर्जा कितनी है, 15 किलो कैलोरी प्रति मोल। अब यह कहता है और अभिक्रिया की ऊष्मा बोलते हैं डेल एच को, और अभिक्रिया की जो ऊष्मा है वो हमारे पास है 5 किलो कैलोरी प्रति मोल। और वो कहता है अगर B से A बने तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है। यानी आपसे पूछा जा रहा है पश्च अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा आपको आइडेंटिफाई करनी है। याद आ गया होगा, हम सबने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डेल एच बराबर पढ़ा था अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा माइनस क्या करेंगे, पश्च अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, और इसकी मदद से आप डेल एच कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि डेल एच तो आपको 5 लगाना है, अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा आपको 15 निकालनी है, पश्च अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा हमसे पूछी जा रही है, पक्षांतरण करेंगे, 15 में से 5 जाएगा तो आंसर आपका क्या आएगा, 10 किलो कैलोरी प्रति मोल। क्वेश्चन समझ में सभी के आ गया होगा, जल्दीबाजी नहीं कर रहे विपिन। एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ए से बन रहा है बी, तो वो कहता है सक्रियण ऊर्जा, अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा 15 किलो कैलोरी प्रति मोल है। साथ ही साथ इस अभिक्रिया के लिए डेल एच का मान 5 किलो कैलोरी बोल रहा है, और वो कह रहा है कि अगर ये अभिक्रिया बी से ए की तरफ होती तो सक्रियण ऊर्जा क्या होती। कहने का मतलब क्वेश्चन में हमसे पश्च अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा आइडेंटिफाई कर रहा है, और हमारे पास फॉर्मूला है डेल एच बराबर EF माइनस क्या है, EB। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड में आपसे पूछा गया है कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। रीजन आपको बता चुका, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि सक्रिय अणुओं का अंश बढ़ जाता है। उन अणुओं की संख्या बढ़ जाती है जिनके पास दैलीय ऊर्जा या उससे ज्यादा ऊर्जा होती है। यही कारण है कि चाहे अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो, चाहे अभिक्रिया ऊष्माशोषी हो, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, रीजन बढ़ा चुका, क्योंकि सक्रिय अणुओं की क्या बन जाती है, संख्या बढ़ जाती है, नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं, सक्रिय अणुओं का अंश बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, हमने पहले ही बात की थी कि रासायनिक अभिक्रिया की दर प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर दुगनी हो जाती है। हमने पढ़ा भी था कि अभिक्रिया 10 डिग्री सेल्सियस अगर आप ताप बढ़ाते हो तो अभिक्रिया पहले की तुलना में दुगनी हो जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर पहले की तुलना में क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि ताप को 60 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए, अगर ताप को 60 डिग्री, ये डिग्री है, अगर ताप को 60 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया की दर कितनी होगी। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अभिक्रिया की दर कितने गुना होगी, इसके लिए आप 2 डेल टी डिग्री सेल्सियस अपॉन 10 का भाग लगा देंगे। जो ताप में डिफरेंस है वो लिख देंगे। अब यहां ताप में डिफरेंस नहीं, उसने सीधा कहा हमने तो 60 डिग्री सेल्सियस को बढ़ा दिया, इसका मतलब आपने यहां ताप कितना बढ़ाया है, 60 डिग्री सेल्सियस। 60 डिग्री सेल्सियस, 60 के अंदर 10 का भाग लगेगा तो 6 आएगा। इसका मतलब अभिक्रिया है वो 2 की पावर 6 टाइम बढ़ जाएगी। समझ में आ गया, यानी 2 को हमें कितनी बार गुना करना पड़ेगा, 6 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। आंसर क्या हो जाएगा, 64। यहां क्वेश्चन में डायरेक्ट कहना ना 60 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, यहां बहुत डायरेक्ट कह रहा है कि हाँ, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता कि टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तब भी वही बात है, तब भी टेम्परेचर डिफरेंस 60 डिग्री होता। अब उसने डायरेक्ट ही कह दिया कि हमने अभिक्रिया को कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है, 60 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है, तो अभिक्रिया का वेग कितना होगा, तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। डिफरेंस इन टेम्परेचर अपॉन 10, वो 2 की पावर में जो होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यनीय समीकरण के अनुसार, ये करेक्शन है थोड़ा सा, यहाँ बुकलेट के अंदर तो सही है, टाइपिंग में मिस्टेक है।
आर्नियस समीकरण के अनुसार दर नियतांक के लघु गुणक यानी दर नियतांक के इसका लॉग के का किसके विरुद्ध ग्राफ खींचा जाता है जो कि सीधी रेखा में आता है। तो याद करेंगे हमने ग्राफ खींचा था log tan के वर्सेस 1/t के बीच में, याद आ रहा होगा आपको, log tan के वर्सेस 1/t के बीच में ग्राफ खींचा था। और मैंने कहा था चाहे ग्राफ y बराबर mx आए, चाहे ग्राफ y बराबर c माइनस mx आए, चाहे y बराबर c प्लस mx आए, ये सारे के सारे ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहलाते हैं, सीधी रेखा वाले ग्राफ कहलाते हैं। तो आज शायद आपको याद भी आ रहा होगा, ये फॉर्मूला आया था log tan k बराबर log tan a माइनस E a अपॉन 2.303 r इंटू 1/, आगे हो गया, याद आया। और मैंने कहा था इस इक्वेशन की सहायता से हम क्या करते हैं, log tan के वर्सेस 1/t के बीच में ग्राफ खींचते हैं और उसका जो ढाल होता है उसकी मदद से हम अभिक्रिया की क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। किसी कोटि के लिए देखें, किसी कोटि के लिए अभिक्रिया के लिए टी ताप पर दर नियतांक के है। तो अब देखो यहां इन्होंने ये कहा है लिमिट लगाइए, लिमिट टी इनफाइनाइट। क्वेश्चन यह है कि कोई अभिक्रिया के लिए टी टेम्परेचर पर दर नियतांक के होता है। आपको पता है दर नियतांक और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन होता है उसको आर्नियस बताता है, के बराबर ए ई माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर टी। हमें पता है कि दर नियतांक और टेम्परेचर के बीच में क्या संबंध है, इसको आर्नियस बताता है, और वो किस फॉर्मूले से बनाता है, के बराबर ए ई माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर टी। क्वेश्चन भी यह है कि किसी अभिक्रिया के लिए जो टी ताप पर दर नियतांक के है, कहने का मतलब के और टेम्परेचर के बीच में हम सबको रिलेशन पता है, के बराबर ए ई माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर टी है। अब इसका प्रश्न यह है कि अगर मान के चलो ये टेम्परेचर इनफाइनाइट होता, अगर ये टेम्परेचर इनफाइनाइट होता तो फिर के और ए के बीच में क्या रिलेशन होता। अभी अभी आप सबने पढ़ा था log tan के बराबर log tan a माइनस ई ए अपॉन 2.303 r इंटू 1/, आगे समझना। या मैं ऐसा नहीं करना चाहूँगा, अब देखो इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा रह गया। यहाँ एक्चुअल में ये होना चाहिए था कि log tan के क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन अधूरा है, बुकलेट में सही है। तो आप जब बुकलेट देखेंगे तो क्वेश्चन ये है कि टी टेम्परेचर पर दर नियतांक के है, लिमिट उसने कहा कि टेम्परेचर अगर इनफाइनाइट हो तो फिर log tan के का मान क्या होगा। तो मैंने आपको कहा था कि जब ये टेम्परेचर इनफाइनाइट होता है ना तो ये वाली वैल्यू जीरो हो जाती है, ये वैल्यू पूरी की पूरी जीरो हो जाती है, आगे समझ। तो इसका मतलब log tan के किसके बराबर होगा, log tan a के बराबर होगा। आगे बात समझना। यहाँ हाँ बेटा माधवी बिल्कुल सही है, के बराबर a होगा, ये भी ठीक है, लेकिन बुकलेट में देखोगे तो ये log tan के और log a के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। हाँ ये बात आपकी सही है, हमने कहा पढ़ा भी था कि जब टेम्परेचर इनफाइनाइट होता है तो ये वैल्यू जीरो हो जाती है। मैंने कहा था कि के जो है वो आर्नियस नियतांक के बराबर कब होता है, जब किसी रिएक्शन का टेम्परेचर इनफाइनाइट होता है ना तो के ए के बराबर होता है। तो क्वेश्चन भी यही है कि टेम्परेचर अगर इनफाइनाइट होगा तो आपको पता है के ए के बराबर होगा, लेकिन आप बुकलेट में देखोगे तो वो log tan के और log tan a में रिलेशन पूछ रहा है, तो फिर log tan के बराबर क्या करेंगे, log tan a। ये बुकलेट में log tan के की फॉर्म में पूछा गया है। अभिक्रिया a प्लस बी से बना C निम्नलिखित मानों के अनुसार दर नियम, मतलब आपको क्या कर रखी है, एक टेबल दे रखी है और हमारे लिए जो रिएक्टेंट है वो है A और B और वो प्रोडक्ट बना रहे हैं C। अब यहां पर क्या किया है, हमने 4 एक्सपेरिमेंट किए हैं। पहले हमने क्या किया, A की कंसंट्रेशन को रखा 0.012 मोल पर लीटर, B की कंसंट्रेशन को रखा 0.035 मोल पर लीटर, तो हमारे पास अभिक्रिया का वेग आया 0.10 मोल लीटर इनवर्स 1 सेकेंड इनवर्स 1।
फिर हमने क्या किया, ए की कंसंट्रेशन को भी डबल किया, बी की कंसंट्रेशन को भी डबल किया, तो हम देखते हैं अभिक्रिया का वेग 16 गुना बढ़ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, ए की कंसंट्रेशन को कोई चेंज नहीं करते, बी की कंसंट्रेशन आधी करते हैं, तो अभिक्रिया का वेग चेंज हो जाता है। अब आपको इस तरीके से आंकड़े दे रखे हैं और आपसे पूछा जा रहा है इन आंकड़ों की सहायता से आप रेट लॉ लिखने की कोशिश करें। ठीक है, तो देखो जब आंकड़े दिए जाते हैं तो रेट लॉ कैसे लिखा जाता है। इसके अंदर पहले क्या करेंगे आप, ऐसा करें, पहले बी की सांद्रता को स्थिर कर लें। तो देखो बी की सांद्रता कहाँ कहाँ स्थिर है, यहाँ स्थिर है और यहाँ स्थिर है। मैंने इसको ले लिया पहले, भाई हमने पढ़ा था ना ओस्टवाल्ड का नियम, यही तो करते हैं हम, एक की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर लेते हैं और दूसरे को चेंज करके देखते हैं। जब आपने बी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट किया उस समय ध्यान से देखोगे तो यहाँ और यहाँ आपने ए की कंसंट्रेशन को डबल किया, आपने क्या किया, बी की सांद्रता को स्थिर रख लिया, यहाँ और यहाँ ध्यान से देखो। फिर आपने बी की सांद्रता को स्थिर रखते हुए ए की सांद्रता को डबल किया, तो देखो अभिक्रिया का वेग भी यहां और यहां डबल हो गया। इसका मतलब ए के रेस्पेक्ट में, ए के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि 1 है। कैसे क्वेश्चन करेंगे समझ में आया? हमने क्या किया, जब ऐसा आपको टेबल बनी हुई आ जाती है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, एक बार बी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर लें। पहले और तीसरे प्रैक्टिकल में ध्यान से देखें, आपने बी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट किया, पहले और तीसरे प्रैक्टिकल में मैंने ए की कंसंट्रेशन को डबल किया, तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो गया, डबल। इसका मतलब ए के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि 1 है। तो वैसे ही गलत ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो आंसर तो थर्ड ही आना। अब हम देखते हैं, अब हमने क्या किया, ए के रेस्पेक्ट में देख लिया। अब आप ऐसा करो, ए की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर लो। तो मैंने क्या किया, पहले और चौथे वाले को देखो, मैंने ए की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट किया, बी की कंसंट्रेशन को पहले और चौथे में डबल किया, तो अभिक्रिया का वेग 8 गुना हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि बी की जो कंसंट्रेशन है उसको जब मैं डबल करता हूं, मुझे ये नहीं पता कोटि क्या है, बी की कंसंट्रेशन को जब मैं डबल करता हूं, बी की कंसंट्रेशन को जब मैं डबल करता हूं तो मैं देखता हूं अभिक्रिया का वेग 8 गुना हो गया। यानी अभिक्रिया का वेग 8 गुना को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3। तो समझ में आ गया होगा, आधार बराबर है तो आधार बराबर है तो घात भी बराबर होगी। इसका मतलब बी के रेस्पेक्ट में कोटि कितनी है, 3 है। आगे समझ में? ऐसे क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है। हाँ, अगर पावर, देखो कई बार ये पावरों का भी खेल कर देता है, पावर का भी खेल कर देता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में पावरों को सबको एक ही तरीके की ले आना, तब जाकर सॉल्व करने की कोशिश करना। उम्मीद करता हूं सभी के क्वेश्चन समझ में आया होगा। 25 नंबर का क्वेश्चन एक बार सभी के समझ में आ गया तो लाइव वाले थंब मार दें, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे बच्चों के समझ में आ गया। बिल्कुल सही है। हाँ बेटा, परी बेटा, माधवी बेटा, आपके समझ में आ गया ना? चौहान साहब, ठीक है। ठीक है, हाँ वो बेटा 2 और 3 में भी सेम है, आपकी बात सही है, लेकिन मैंने वो वैल्यूज पकड़ी है जो मुझे इजी लगे। ऐसा नहीं है, आप इन कंसंट्रेशन को भी चेंज कर सकते थे, लेकिन फिर ये कंसंट्रेशन आधी करनी पड़ती तो फिर ये 1/8 आ जाता, तो न्यूमेरिकल में दिक्कत आती ना। इसीलिए मैंने वो वाली कंसंट्रेशन इजीली ली जिनसे मैं इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँ। आया समझ? पकड़ तो ये भी सकते थे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाता। फिर उल्टा देखते, फिर ऐसे देखते कि मैंने कंसंट्रेशन को डबल किया तो यहाँ 8 गुना हो गया, उल्टा देखते, यू देखते यू। है समझ में? नेक्स्ट बेटा, ऐसा कि ऐसा क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया के अर्धअंश को, अर्धअंश का मतलब है हाफ लाइफ पीरियड, एनसीईआरटी की लैंग्वेज यही है, किसी अभिक्रिया के अर्धअंश को पूर्ण होने में लगने वाला समय क्रिया कारक की सांद्रता के व्युत्क्रम के समानुपाती क्रिया कारक की सांद्रता के व्युत्क्रम के अनुसार परिवर्तित होता है। आ गया होगा ध्यान? क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया ऐसी है जिसका जो हाफ लाइफ पीरियड है वो क्रिया कारक की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो
तो ध्यान आ भी गया होगा कि जो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है उसके अंदर T हाफ बराबर 1/K.1 अपॉन क्या आता है, A आता है। याद करेंगे मैंने फॉर्मूला बताया था, T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A की पावर n-1। पढ़ा था कि कुछ उल्टा था? उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने? A की पावर 1 - n तो नहीं ऊपर जाने पर? देखो एक बार चेक भी कर लो। T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A की पावर 1 - n। देखो इन्वर्स में है वो तो, यहाँ मैंने देखो A की पावर 1 - n चेक करो। अगर आप यहाँ शून्य कोटि की होगा तो हमें पता है शून्य कोटि की अभिक्रिया में अर्धआयुकाल क्रिया कारक की सांद्रता के समानुपाती। फर्स्ट ऑर्डर में हमें पता है निर्भर करता नहीं है, और सेकंड ऑर्डर में आपको पता है इनवर्स आएगा। सभी का आंसर समझ में आ गया होगा, इसीलिए इसका आंसर बेटा क्या माना गया, सेकंड माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया आपको दे रखी है, एक जटिल प्रकार की अभिक्रिया दे रखी है जो कई पदों में पूरी कर रखी है। 2A + B से बना T + A, इसकी आपको ये कोई रिएक्शन है, क्रियाविधि दे रखी है। पहली स्टेप स्लो है और दूसरी स्टेप तीव्र है। हमें पता है स्लो स्टेप ही वेग निर्धारक पद होती है, तो स्लो स्टेप के अंदर जो क्रिया कारक भाग ले रहे हैं वही अभिक्रिया की कोटि को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। और हमारे लिए जो रिएक्टेंट हैं वो A और B वही इसमें आ रहे हैं, तो इसी का मतलब जो हमारे लिए वेग नियम होगा वही यही होगा। आया समझ में? हाँ, अगर यहाँ इंटरमीडिएट आता तो देन फिर हम चेंज करते, मध्यवर्ती आता। मध्यवर्ती आया ही नहीं, मेरे पास वेग नियम में दोनों ही रिएक्टेंट आ रहे हैं। मैं तो चाहता भी यही हूँ कि वेग नियम में दोनों की दोनों क्या आए, क्रियाकारक आए। रासायनिक अभिक्रिया 2O3 से बना 3O2 निम्न प्रकार से है, यानी ओजोन ऑक्सीजन में बदल रहा है। ये वाली रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल रिएक्शन तीव्र होती है। ये वाली रिएक्शन स्लो है। रेट लॉ लिखना है, आप सबको पता है रेट लॉ कैसे लिखेंगे। R बराबर के, एक तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन और साथ में किसकी कंसंट्रेशन, ओजोन की कंसंट्रेशन। हमें पता है जो रेट लॉ है उसके अंदर आप रिएक्टेंट को तो लिख सकते हैं लेकिन इंटरमीडिएट को नहीं लिख सकते। ये इंटरमीडिएट है, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। मैंने आपको कहा था 100% इस इंटरमीडिएट को जब चेंज करना हो तो कोई ना कोई आपको रिवर्सिबल रिएक्शन जरूर दे रखी होगी। तो सबसे पहले आप इसका K लिख लेना। Kc बराबर क्या लिखोगे, O2 की कंसंट्रेशन और साथ में किसकी कंसंट्रेशन, O की कंसंट्रेशन बटे किसकी कंसंट्रेशन, O3 की कंसंट्रेशन। आगे समझ में? यहां से आप O की कंसंट्रेशन निकाल लेना। O की कंसंट्रेशन बराबर Kc इंटू O3 की कंसंट्रेशन अपॉन किसकी कंसंट्रेशन, O2 की कंसंट्रेशन। समझ में आ गया? R बराबर के Kc, O3 की कंसंट्रेशन, O2 की कंसंट्रेशन, O3 की कंसंट्रेशन। इसकी जगह एक नया कांस्टेंट मैंने लिख दिया K। O3 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर और O2 की कंसंट्रेशन का माइनस, ऐसा ऑप्शन सेकंड। तो एक बात ये भी समझ में आई हमें कि जो रेट लॉ होता है ना उसमें रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट भी लिखा जा सकता है। आई बात समझ में? रेट लॉ में रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट भी लिखा जा सकता है, लेकिन रेट लॉ में कभी इंटरमीडिएट लिखा नहीं जाएगा। हाँ, रेट लॉ में एंजाइम कैटलिस्ट भी लिखा जा सकता है, लिखा था हमने, लेकिन कभी भी क्या नहीं लिखा जाएगा, इंटरमीडिएट नहीं लिखा जाएगा और सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं। इसीलिए जो इसका आंसर है वो क्या जाएगा, सेकंड जाएगा। जल्दीबाजी नहीं करें, आराम से करें। एक अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के पूरे चांस है। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है और उसके K का मान दे रखा है 2 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स 1 सेकेंड इनवर्स 1, यानी एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है और उसके दर नियतांक का मान दे रखा है। क्रिया कारक की सांद्रता 25 सेकंड पश्चात, यानी जो रिएक्शन है 25 सेकंड बाद ये देखा जाता है कि जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन 0.5 रह जाती है, 0.5 मोलर है। तो आपसे पूछता है कि आपको ये बताना है कि उसकी प्रारंभिक कंसंट्रेशन क्या है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। A से बना उत्पाद, ये कह रहा है कि जो रिएक्टेंट A है
मान लीजिए इसकी प्रारंभिक सांद्रता A है, वो मुझे नहीं पता, और 25 सेकंड बाद मैं क्या देखता हूं, 25 सेकंड बाद मैं देखता हूं इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बच जाती है A-X। तो ये कह रहा है कि 25 सेकंड बाद तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.5 मोलर है। तो बताओ इसकी प्रारंभिक सांद्रता क्या है। तो शायद मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया होगा, AT इक्वल टू A0 माइनस KT। जरा कॉपी में देखें, शून्य कोटि की अभिक्रिया में ये लिखाया नहीं लिखाया, AT बराबर A0 माइनस KT। नहीं लिखाया तो फिर मैं बता रहा हूं आपको, लिखाया कहीं शून्य कोटि की अभिक्रिया में AT बराबर A0 माइनस KT? नहीं लिखाया, नहीं लिखाया क्या? चलो कोई बात नहीं, जहां आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया है वहां हम इस चीज को थोड़ा सा लिख रहे हैं। लिखाया हुआ है, लिखाया हुआ है AT बराबर A0 माइनस KT। शायद ग्राफ भी बनवाया है ना, बताना एक बार कॉपी में दिखाया है, शायद मेरे हिसाब से लिखाया हुआ है ना। तो ये फॉर्मूला मैंने यही कहा था कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में ये फॉर्मूला मुझे ये बताता है कि T समय बाद ये क्रिया कारक की बची हुई सांद्रता है, ये प्रारंभिक सांद्रता है, ये K है और ये टाइम है। अब हमसे पूछ रहा है कि जो क्रिया कारक है उसकी T सेकंड बाद कंसंट्रेशन कितनी है, 0.5। ये कह रहा है ना T समय बाद क्रिया कारक की बची हुई सांद्रता 0.5। इनिशियल कंसंट्रेशन मुझसे पूछ रहा है, K कितना है, 2 × 10⁻²। टाइम कितने सेकंड दे रखा है, 25। समझ में आ गया? कर लोगे? कैलकुलेट करके बताऊं। 0.5 x माइनस 50, ये नीचे चला जाएगा 100। 1/2, 1/2 को लिख सकते हो 0.5, पक्षांतरण कर लो, 0.5 और 0.5 क्या हो गया, बेटा ये फॉर्मूला नहीं लिखाया क्या यार? लिखाया होगा यार, दिखाना एक बार कॉपी में, एक बार लिखाया है बेटा साहब। हाँ बेटा लिखाया है, ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख, देख ध्यान से, ये लिखाया हुआ है बेटा, देख ध्यान से विपिन, ध्यान से देख बेटा, है बस देखो याद करो, बताया हुआ है कि जब टाइम 0 पर इनिशियल कंसंट्रेशन A0, टाइम T पर बची हुई कंसंट्रेशन AT, तो फिर है ना, देखो बेटा कॉपी में ना, आ गया समझ में? तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। इस वाले क्वेश्चन को फिर हम ऐसे करेंगे। ये रिलेशन हमें ये बताता है कि जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है उसका T टाइम के बाद क्रिया कारक की क्या कंसंट्रेशन बच जाएगी। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये रेट कांस्टेंट है और ये टाइम है। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखेंगे, AT बराबर A0 माइनस KT। 2018 में जब जीरो ऑर्डर की प्रॉपर्टीज पूछी थी तो ये आया था कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में RT बराबर R0 माइनस KT, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। अगला क्वेश्चन, log 10 A माइनस एक्स और समय के मध्य जो हम ग्राफ खींचते हैं वो सीधी रेखा में आता है, तो ये बताता है कि ये अभिक्रिया कौन सी कोटि की है। तो याद करेंगे, मैंने फॉर्मूला लिखाया हुआ है, K बराबर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का फॉर्मूला, K बराबर 2.303 अपॉन T log 10 A अपॉन A माइनस एक्स। याद करें, KT बटे 2.303 और इसको लिखा जा सकता है log 10A माइनस log 10A माइनस एक्स, क्योंकि ये log m बटे n है और log m बटे n को आप log m माइनस log n लिख सकते हैं। इसका पक्षांतरण कर दीजिए, log 10A माइनस एक्स बराबर log 10A माइनस K अपॉन 2.303 इंटू T। अब आपसे क्वेश्चन यही कहा है कि log 10A माइनस एक्स वर्सेस T के बीच में अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो log 10A माइनस एक्स वर्सेस T के बीच में ग्राफ खींचोगे तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा और दिख भी रहा है वो y बराबर C माइनस mx का ग्राफ होगा। इसे सीधी रेखा का ग्राफ कहा जाता है और ऐसा कौन सी कोटि की अभिक्रिया में होता है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में होता है। अगला क्वेश्चन, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर नियतांक आपको दे रखा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसका दर नियतांक K मुझे दे रखा है 4 × 10⁻³ -3 सेकेंड इनवर्स में।
क्रियाकारक की 0.02 मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया की दर होगी। क्रियाकारक की जो कंसंट्रेशन है वो मुझे दे रखी है 0.02 मोलर और मुझसे पूछा जा रहा है अभिक्रिया का वेग। तो सबने फॉर्मूला पढ़ा है, R बराबर K कंसंट्रेशन। ये बेसिक फॉर्मूला यही है, किस किस के अंदर ये फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला यही है आपके R बराबर K कंसंट्रेशन। हमने पढ़ा था R बराबर K कंसंट्रेशन की पावर n, क्योंकि क्वेश्चन में प्रथम कोटि की अभिक्रिया दे रखी है। अब वो कहता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए K का मान तो है 4 गुना 10 की घात -3, और वो ये कहता है अगर हम क्रियाकारक की कंसंट्रेशन 0.02 रख दें तो बताओ अभिक्रिया का वेग क्या होगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे हिसाब से इसका आंसर एक ही आएगा, 4 दूनी 8 कैलकुलेट करने के बाद। समझ में आ गया? R बराबर K इंटू कंसंट्रेशन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, K की वैल्यू दे रखी है और कह रहा है कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ये हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो R बराबर K इंटू कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला लगाया जाएगा। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल 69.3 सेकंड है। क्वेश्चन में आपको T हाफ दे रखा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल T हाफ 69.3 सेकंड है। क्रियाकारक की सांद्रता आपको दे रखी है, क्रियाकारक की जो कंसंट्रेशन है वो आपको दे रखी है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो आपको दे रखी है वो दे रखी है 0.10 मोल पर लीटर, और आपसे पूछ रहा है अभिक्रिया की दर। फॉर्मूला मैं यही लगाऊंगा, R बराबर K कंसंट्रेशन। सर कंसंट्रेशन तो है, K तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, अर्धायुकाल तो है। अब आप सबको पता है T हाफ बराबर 0.693 अपॉन K की जगह क्या पुट कर दोगे, 0.693 अपॉन T हाफ इंटू कंसंट्रेशन। 0.693 भाग लगा दोगे 69.3 का, कंसंट्रेशन आपको 0.10 दे रखी है, जो भी आपके पास आंसर होगा आ जाएगा। आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं इस छोटी मोटी कैलकुलेशन। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, समझ में आ रहा होगा सभी को अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था, एक क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता दुगनी करने पर अर्धायुकाल भी दुगना हो जाता है। अब तो अच्छे से पता चल गया होगा अभिक्रिया की कोटि कौन सी है। तो आप सबको पता है कि जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है उसके अंदर जो अर्धायुकाल होता है वो क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। अगर आपने क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता को डबल कर दिया तो आपका अर्धायुकाल भी डबल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम सबको पता है अभिक्रिया की कोटि क्या रहेगी, अभिक्रिया की कोटि क्या रहेगी, जीरो रहेगी। ऐसा कौन से ऑर्डर की रिएक्शन में होता है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में होता है। अभिक्रिया 2A + B से बना उत्पाद के लिए यह कोई रिएक्शन है। 15 सेकंड बाद मैं देखता हूं कि इसका दर नियतांक आता है 2 गुना 10 की घात -5 लीटर मोल इनवर्स 1 सेकंड इनवर्स 1। फिर 30 सेकंड बाद वापस देखता हूं तो यही दर नियतांक आता है, और 50 सेकंड बाद देखता हूं तो वापस यही दर नियतांक आता है। तो आपसे पूछ रहा है ये अभिक्रिया की कौन सी कोटि है। इक्वेशन दे रखी है 2A + B से, 2A + B से बना उत्पाद। 15 सेकंड बाद इस रिएक्शन को देखता हूं तो इसके K की वैल्यू ये आई। 30 सेकंड बाद देखता हूं तो फिर वापस K की वैल्यू यही आई 2.60 × 10⁻⁵। 50 सेकंड बाद देखता हूं तो फिर यही आई। तो पूछा गया अभिक्रिया की कोटि, कुछ नहीं करना, यूनिट देख लो, मोल इनवर्स 1 लीटर सेकंड इनवर्स 1। समझ में आ गया होगा, ना कोई लक्ष्य, ना कोई लफड़ा, ना कुछ, फटाफट आंसर। ये घुमाने के लिए क्वेश्चन है कि कोई रिएक्शन की देखी गई। अब क्या है, ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन को बार बार हम चेक कर रहे हैं K बराबर 1/T.x/AA - x लगाकर, और बार बार वैल्यू यही आ रही है। तो इससे पता चल रहा है ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए ऐसा क्वेश्चन इस साल आपसे पूछा भी गया था फर्स्ट ग्रेड में। एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर नियतांक के 8 × 10 की घात -5 मोलर।
8 इंटू 10 की घात -5 जो भी है दर नियतांक यूनिट बता रखी है। 1 मोलर विलयन को घटकर प्रारंभिक कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 1 मोलर, मतलब एक सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, उसका रेट कांस्टेंट दे रखा है और उसकी प्रारंभिक कंसंट्रेशन 1 मोलर विलयन को घटकर 0.5 मोलर होने में कितना टाइम लगेगा। ध्यान हो तो ये कि इसी तरह का न्यूमेरिकल इस साल आपसे फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया। अगर आपको फॉर्मूला याद है K बराबर 1/T डॉट T टाइम पर रिएक्टेंट की बची हुई कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, आपसे पूछा क्या जा रहा है टाइम, तो टाइम इधर ले जाएंगे, K की वैल्यू क्या लगाई जाएगी 8 इंटू 10 की पावर -5, तो 10 की पावर -5 को ऊपर ले जाते हैं, 8 इंटू 10 की पावर -5 रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। टी टाइम बाद क्रिया कारक की कंसंट्रेशन 0.5 मोलर और इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी क्या मान रहे हैं अपन 1। समझ में आ गया, यही है ना। अब आपको पता है ये कितना रह जाएगा, ये 0.5, ये तो रहेगा, आप सॉल्व करोगे तो ये 10 यानी 2 माइनस 1, तो ये वैल्यू तो 1 रह गई, तो 1/8 इंटू 10 की घात -5। समझ में आ गया। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व कैसे करोगे, इस 10 की घात -5 को ऊपर ऐसे लिख लो 10 इंटू 10 की घात 4/8। ये 10 की घात 5 ऊपर गया ना, तो इसको लिख लो 10 इंटू 10 की घात 4। अब 10 में 8 का भाग लगाओगे तो 1.25 इंटू 10 की घात 4 मिनट। आगे समझ में। यही क्वेश्चन इस साल आपसे किसके अंदर पूछा गया था, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, थोड़ा सा चेंज किया गया था, टाइप यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दी गई अभिक्रिया के लिए विभिन्न क्रिया कारक की सांद्रता, एक दी गई अभिक्रिया के लिए विभिन्न प्रारंभिक सांद्रताएं A पर T½ के मानों के लिए T½ मल्टीप्लाई A नियत पाया गया। यानी ये कहता है कि एक अभिक्रिया आपको दे रखी है, अब मैं क्या करता हूं, उसकी प्रारंभिक सांद्रताओं को चेंज करता हूं, तो प्रारंभिक सांद्रताओं को चेंज करता हूं तो मुझे विभिन्न T½ के मान प्राप्त होते हैं। यानी प्रारंभिक सांद्रता अगर मैं चेंज करता हूं ना, तो मुझे T½ के मान अलग अलग प्राप्त होते हैं। लिखा है ना, एक दी गई अभिक्रिया के लिए विभिन्न प्रारंभिक सांद्रताओं पर, विभिन्न प्रारंभिक सांद्रता यानी अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन अलग अलग रखते हैं तो आपको T½ के मान भी कैसे मिलते हैं, अलग अलग। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर तो हो ही नहीं सकता, या तो ये 0 ऑर्डर है या ये सेकंड ऑर्डर है। अब ये कहता है T½ मल्टीप्लाई A नियत पाया गया। अगर मैं देखूं 0 ऑर्डर की बात करूं तो 0 ऑर्डर में T½ क्या आया था, 0 ऑर्डर के लिए T½ में अपन ने क्या निकाला था, देखो ये फॉर्मूला अगर भूल जाओ तो कभी K बराबर होता है x/T, हाँ या ना, और हम लगा सकते हैं K बराबर x की जगह लगा देंगे क्या A/2T। तो यहां तो हमें पता है K और A का मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता, K/A हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास अभी अभी आया था सेकंड ऑर्डर में T/½ 1/K.1/, अब ये कहता है T½ मल्टीप्लाई A बराबर 1/, कांस्टेंट आया नहीं है, एक भी कांस्टेंट, K भी कांस्टेंट। तो ये कह रहा है कि कोई रिएक्शन है तो हमने उसकी कंसंट्रेशन ली अलग अलग और उसका हाफ लाइफ भी अलग अलग आया, और हमें पता है K का मान तो कांस्टेंट ही आएगा क्योंकि K का मान तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है सांद्रता से। तो वो ये कहता है कि अगर हम T½ और A को मल्टीप्लाई करें, यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट आती है, तो 1/K की वैल्यू कांस्टेंट ही आएगी। तो ऐसा कौन से ऑर्डर की रिएक्शन में होगा, आगे समझो। निम्न में से कौन सा ग्राफ प्रथम कोटि की अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, ये तो अभी अभी अपन ने खींचा था, log 10A - x वर्सेस T। और ये वाला ग्राफ भी है, आपको पता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धायुकाल क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए दोनों ग्राफ आएंगे फर्स्ट एंड थर्ड। आगे समझो बेटा, 67 रिपीट करो।
सर रिपीट 67 या 63 बेटा? ये 63 है बेटा। ये क्वेश्चन ये है कि कोई रिएक्शन थी, आपने क्या किया, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन आपने अलग अलग ली, तो आपको अलग अलग टी हाफ मान प्राप्त हुए। ठीक है बेटा? माधवी बेटा देख ले क्या है। कोई रिएक्शन आपको दे रखी थी, अब आपने विभिन्न प्रारंभिक सांद्रताएं ली, इनिशियल कंसंट्रेशन अलग ली और आपको टी हाफ के मान भी अलग अलग मिले, तो इसका मतलब वो प्रथम कोटि तो हो ही नहीं सकता। ये वाली बात तो खत्म हो गई। अब वो ये कहता है कि वो जो रिएक्शन है उसके अंदर अगर हम अर्धायुकाल और ए का गुणा करते हैं, अर्धायुकाल और ए का गुणा करते हैं, तो उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आती है। उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है? कांस्टेंट आती है अगर आप टी हाफ और ए को मल्टीप्लाई करते हो। समझना क्या कहना चाह रहा है। मान लो शुरू शुरू में मैंने ए कंसंट्रेशन रखी और अर्धायुकाल रखा टी हाफ। ए कंसंट्रेशन रखी, अर्धायुकाल रखा, टी हाफ, तो दिख रहा है कि सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन में के का मान फिक्स आएगा। भाई सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन में टी हाफ इंटू ए किसके बराबर होता है? 1/k। मान लो मैंने रिएक्शन जब चालू हुई तो इसकी, भाई अगर ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है तो इसका के का मान तो बेटा हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। अगर कोई रिएक्शन चल रही है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, तो अगर आप उसकी प्रारंभिक सांद्रता चेंज भी कर देंगे तो के का मान तो चेंज होगा नहीं ना। के का मान तो बेटा हमेशा किससे चेंज होता है? टेम्परेचर से चेंज होता है, वरना के का मान चेंज ही नहीं होता। या कोई उत्प्रेरक डाल दोगे तो के का मान चेंज होगा। अब मान लो ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, अब आपने प्रारंभिक सांद्रता अलग ले ली, प्रारंभिक सांद्रता ली कुछ और टी हाफ का मान कुछ अलग आया, तो आपने टी हाफ और ए को गुणा किया तो उसका मान 1/k आया। अगर मान लो आप इस प्रारंभिक सांद्रता को चेंज करके A1 कर दोगे तो आपके पास मान लीजिए अर्धायुकाल भी चेंज हो गया, T1 हाफ, तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमेशा किसके बराबर आएगा? 1/k के बराबर ही तो आएगा। तो वो ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसके अंदर हम अर्धायुकाल और क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता को गुणा करें तो वो हमेशा नियत ही मिलेगी। तो देखो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन में अगर आप अर्धायुकाल को ए से गुणा करेंगे तो चाहे आप ए कुछ भी ले लो, अर्धायुकाल कुछ भी हो, लेकिन हमेशा उन दोनों का जो गुणनफल होगा वो हमेशा किसके बराबर आएगा? 1/k के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि जो रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर की जो रिएक्शन है, अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज भी कर देंगे तो के के मान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब सर आपने जीरो ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखो जीरो ऑर्डर में बेटा कहीं भी ऐसा नहीं होता कि हम के को मतलब टी हाफ को किससे मल्टीप्लाई कर पाए? ए से मल्टीप्लाई कर पाए। यहां ए के अंदर टी हाफ का भाग लग रहा है, आगे बात समझ में, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है यहां पे। अब वो कह रहा है कि आपको तो टी हाफ और ए को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास कांस्टेंट आना है, और यहां बेटा कांस्टेंट नहीं आ पाएगा, यहां भाग लगेगा। समझ में आ गया होगा? कौन सा सही नहीं है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र होता है, सही है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर नियत होती है, ये बात गलत है। हमने पढ़ी भी थी विलेल्म इक्वेशन कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो समय के साथ क्या होती है? कंसंट्रेशन चेंज होती है। भाई ये कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र, ये तो ठीक है भाई। हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, टी हाफ बराबर 0.693/k, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अब ये कहता है कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है ना उसकी जो रेट है वो कांस्टेंट रहती है, ऐसा नहीं होता। प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है शुरू में तो रेट उसकी तेज होती है। क्यों होती है? क्योंकि क्रियाकारक की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। समय के साथ साथ क्रियाकारक की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में तो जो रेट है वो टाइम के साथ क्या होती जाती है? चेंज होती जाती है। क्यों चेंज होती है? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्रियाकारक की सांद्रता के सीधे समानुपाती होता है। जैसे जैसे रिएक्शन चलती है क्रियाकारक की सांद्रता में कमी आती है, और क्रियाकारक की सांद्रता में कमी आएगी तो क्या होगा? अभी ये लो तो क्रियाकारक की ले जाओ, ये लो जो बेटा दे, तो क्रियाकारक की सांद्रता में कमी आएगी तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा? चेंज होगा। इसीलिए इसका आंसर सेकंड रहेगा। ये तो सही है कि सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए के की यूनिट मोल इनवर्स 1 लीटर सेकंड इनवर्स 1 होती है। अगला क्वेश्चन,
कौन सा ग्राफ आर्नियस समीकरण के अनुसार बनता है? आपको पता है log 10 के वर्सेस 1/t ढाल माइनस ई ए बटे 2.303 आर, रट गया होगा। log 10 के वर्सेस 1/t के बीच में ग्राफ ढाल माइनस ई ए बटे 2.303 आर। कहाँ है ये? थोड़ा वही टाइप मिस्टेक हो गई है ना? नहीं मिस्टेक तो नहीं, सही है। देखो log 10 के वर्सेस 1/t का ग्राफ ये थोड़ी आता है, इसीलिए गलत है ना, इसीलिए तो थर्ड गया है। अगला, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 1/4 आयु को व्यंजक प्रदर्शित करता है। इसका मतलब 1/4 का मतलब यह है कि जैसे अपन लिखते हैं ना t 50%, t 75%, तो वो पूछना चाह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 1/4 होने में या 25% पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो आपको पता है k बराबर 2.303 अपॉन t log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। वो पूछना चाह रहा है कि 25% में अभिक्रिया को 25% पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो 2.303 अपॉन के, इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने मान ली 100, 25% पूरा हो गया तो बची हुई कंसंट्रेशन कितनी रह गई? 75। तो 4/। विपिन बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, आगे समझ में। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सबको समझ में आ रहे होंगे। ये जरूरी है बेटा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि एक बार बुकलेट जरूरी है, आपका बेस तैयार होना चाहिए। और अब आपको लगेगा कि हाँ सर 60 क्वेश्चन तो आपने करा दिए, अब 60 हम कर लेंगे, कल मैं डालूंगा और जरूर आपको उसको करेंगे, फिर संडे को मैं आपका पेपर लूंगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सही व्यंजक है, तो हमने बात की थी विलहेल्मी इक्वेशन की, याद करेंगे Ct बराबर C0 e की पावर माइनस KT। मैंने कहा था Ct बटे C0 बराबर लिखा था e की पावर माइनस KT। है क्या ऐसा कोई इक्वेशन? नहीं है। Ct बराबर C0 e की पावर K1t है, नहीं है बेटा, नहीं है। अब हम ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को उल्टी कर लेते हैं। C0 अपॉन Ct, तो मैंने कहा था जब इक्वेशन को उल्टी करते हैं ना तो ये वैल्यू प्लस में हो जाती है। तो देखो शायद कॉपी में लिखा भी रखा होगा C0 बराबर Ct e की पावर K1t। देखो कॉपी में है क्या ऐसा, ध्यान से देखो कॉपी में, विलहेल्मी इक्वेशन में ध्यान से देखो, शुरू में शायद चालू ही यहीं से हुई होगी, C0 अपॉन Ct बराबर e की पावर KT, विलहेल्मी इक्वेशन है क्या? नहीं होगी, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। नहीं मिली? नहीं मिली, देखो अब मिलेगी, ध्यान से देखो मिलेगी। चलो मैं बताता हूँ, कहोगे हाँ सर है। K बराबर 2.303 अपॉन T। देखो इसका इक्वेशन देखो एक बार, इक्वेशन में क्या होगा। फाइनली एलन की फॉर्म में इक्वेशन बताओ क्या आई थी? K बराबर 1 अपॉन T एलन a अपॉन a माइनस एक्स आया था, नहीं आया था? यहां से पढ़ना चालू करो। K बराबर 1 अपॉन T एलन a अपॉन a माइनस एक्स दिखाया कहीं? ये रहा, देखो 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 मिलेगा। हाँ प्रथम कोटि में तो है, तो विलहेल्मी इक्वेशन, विलहेल्मी इक्वेशन प्रथम कोटि में ही तो है, देखो तो सही कॉपी में। K बराबर 1 अपॉन T एलन a अपॉन a माइनस एक्स प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सही व्यंजक है, कॉपी में देखो तो सही। फिर मैंने कहा होगा K बराबर 1 अपॉन T एलन C0 अपॉन Ct। अरे है क्या? मिल गया। अब उस डेरिवेशन को देखना, आंसर आ जाएगा। डेरिवेशन को देखो, आंसर मिलेगा। डेरिवेशन को देखो, आंसर मिलेगा। नहीं बेटा जल्दीबाजी नहीं करते हैं, यहां ध्यान से देख, ये एलन C0 अपॉन Ct है, K1t करता है ना केवल बेटा, तो C0 अपॉन Ct आता, तो 4 तो बेटा वैसे ही गलत हो गया। अगर यहां से अगर तू कर रहा है तो बेटा क्या नाम है विपिन बेटा, अगर तू ये देख रहा है ना तो देख एलन C0 अपॉन Ct तो K1t आता, यहाँ तो बेटा उल्टा कर रखा है, तो ये तो होता ही नहीं है, ये हो नहीं सकता। C0 अपॉन Ct माइनस K1t भी नहीं, केवल K1t आता है, तो ये भी नहीं हो सकता बेटा, ये हो नहीं सकता, तो बस सेकंड ही रहा। डेरिवेशन को देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सही है। क्या प्रथम कोटि की अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है? नहीं, कभी प्रथम कोटि की अभिक्रिया पूर्ण नहीं होती। T 100% नहीं होता, हाँ वो 99.9% हो सकती है, लेकिन कभी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन 100% पूरी नहीं होती। केवल हाँ 100% होती नहीं है,
फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। हाँ, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन 100% पूरी हो जाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए भी ठीक नहीं है, और के की इकाई प्रथम कोटि की अभिक्रिया में ये भी नहीं है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपको पता है टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा तभी के कांस्टेंट रहेगा, नहीं तो के चेंज हो जाएगा। फिर वो ये कहता है कि टेम्परेचर आप कांस्टेंट रखोगे तो के कांस्टेंट रहेगा, तो टी हाफ और के इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। किसके बराबर आएगा? 0.693। अगला क्वेश्चन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन आपको दे रखी है, 2NO2 से बना N2O4, लेकिन NO2 विलुप्त होकर, मतलब NO2 विलुप्त होता है, N2O4 बनता है, और फिर N2O4 वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है? NO2, यानी NO2 विलुप्त भी हो रहा है और साथ ही साथ NO2 क्या हो रहा है? बन भी रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि NO2 के विलुप्त होने की दर क्या होगी, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ NO2 के विलुप्त होने की दर क्या होगी, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए रेट लॉ लिखता हूँ। रेट लॉ, भाई दो काम हो रहे हैं, NO2 विलुप्त भी हो रहा है और NO2 बन भी रहा है। तो मुझे पता है अगर मैं इसका रेट लॉ लिखूंगा तो रेट लॉ होगा 1/2 माइनस DNO2 अपॉन DT। अरे हाँ या ना, ऐसे भी लिखा जा सकता है रेट लॉ, और रेट लॉ ऐसे भी लिखा जा सकता है, मैंने कहा था कि NO2 के विलुप्त होने की, NO2 जो विलुप्त हो रहा है, तो NO2 के विलुप्त जो, जैसे मुझसे कहा जाए कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो एक तरीका तो है रेट लॉ लिखने का, R बराबर 1/2 माइनस DNO2/dt, और एक तरीका होता है R बराबर K1 कंसंट्रेशन का स्क्वायर, तो मैंने लिखा K1 और NO2 का स्क्वायर। अरे यही तो होता है, R बराबर K कंसंट्रेशन की पावर n। समझ में आ गई बात? कल अपन ने पढ़ा तो था स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। अब देखो आपके पास माइनस DNO2/dt किसके बराबर आ गया? 2K1 NO2 का स्क्वायर। ये तो इसकी डिसअपीयरेंस रेट आई, लेकिन साथ ही साथ ये N2O4 से बन भी रहा है। अरे हाँ या ना? तो आपसे कहा एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, कहने का मतलब NO2 विलुप्त भी हो रहा है और NO2 बन भी रहा है। तो आपसे पूछ रहा है नेट विलुप्त होने की दर क्या है? नेट, तो आपने कहा पहले क्या किया, रेट लॉ लिखा, R बराबर 1/2 माइनस DNO2/dt। समझ में आ गया? कल ही बताया था कि इसके NO2 के विलुप्त होने की दर कैसे लिखेंगे? K1 NO2 का स्क्वायर। तो अब मुझसे पूछा जाए NO2 के विलुप्त होने की दर, तो क्या आई? माइनस DNO2/dt किसके बराबर आया? 2K1 NO2 का स्क्वायर। साथ ही साथ ये बन भी रहा है, बन भी तो रहा है, तो इसका बन किससे रहा है? N2O4 से। तो विलुप्त होने की दर, नेट विलुप्त होने की दर निकालनी है, तो ये तो विलुप्त होने की दर है, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत क्या हो रहा है? बन रहा है। तो विलुप्त होने की दर साथ ही साथ क्या हो रहा है? बन भी रहा है। तो आप क्या लिखोगे? माइनस K2 N2O4। भाई हमसे पूछ रहा है कि नेट विलुप्त होने की दर क्या है। हो क्या रहा है? 100 में से 50 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो 25 रुपए प्राप्त भी तो हो रहे हैं। अब मुझसे पूछा जाए नेट खर्च कर, आपको नेट बताना है, नेट कितने आपने खर्च किए, तो आप कहोगे 25 ही खर्च हुए। तो क्या हुआ? बनने, जो विलुप्त होने की दर है उसमें से माइनस करना पड़ेगा क्या? बनने की दर, और बनने की दर क्या है? K2 N2O4। इसीलिए इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? थर्ड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्नियस जो इक्वेशन होती है उसमें K बराबर AE माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन RT है। ये जो हमारा सक्रिय अणुओं का अंश है, सक्रिय अणुओं का अंश E माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन RT, इसको बोल्ट्जमान साइंटिस्ट ने बताया था, इसीलिए इसे बोल्ट्जमान कॉफिशिएंट भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आज के सारे 30-35 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और अब आप बुकलेट कल से सॉल्व करेंगे, संडे तक कर लें, सैटरडे तक, जिससे अपन संडे को इसका पेपर ले सकें, और फिर अपन जो नेक्स्ट होगा उसके अंदर अपन बात करेंगे। कल से अपन आयनिक साम्य की बात करेंगे, छोटा सा आयनिक साम्य। हमारे कोर्स में एक पीएच है, एक लवण जल अपघटन है और एक बफर सॉल्यूशन है।
कल नहीं आई बेटा?